दोस्तों, कभी ये आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राम प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था, जो नगर का एक साधारण किसान था। अपने कच्चे मकान में रहता था। उसके मकान की कच्ची दीवारों और छप्पर से ढकी हुआ था, जो हर बार बारिश में टपकता था। 3 जवान बेटे, जिनमें से कोई भी काम नहीं करता था, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते। राम प्रसाद सुबह खेतों में काम पर जाता और रात को घर लौटकर किसी तरह खाना बनाकर खाता। एक शाम जब राम प्रसाद थका हुआ अपने घर लौट रहा था, उसके पास पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी अम्मा कहकर बुलाते थे, आ बैठी। वह राम प्रसाद की हालत देखकर कुछ सोचने लगी। राम प्रसाद से बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती। तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी तुझे ही सब करना पड़ता है। क्या कभी सोचा है क्यों? राम प्रसाद ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में भरी थकान को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अम्मा, क्या करूं? मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। बेटों को भी समझाया, लेकिन हमारे पास ना तो साधन है, ना ही कोई उम्मीद। दादी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तेरे 3 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। जब बहू घर आएगी तो शायद घर में कुछ रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है, औरतें घर को संवार देती हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। राम प्रसाद ने गहरी नजरों से दादी अम्मा की ओर देखा और बोला, अम्मा, मेरे बड़े बेटे राजेश की शादी तो 1 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन क्या फायदा, वह ससुराल से कभी वापस ही नहीं आई। हमारे पास ना तो उसे लाने का साधन था और ना ही उसे रखने की व्यवस्था। घर की हालत देखती तो और ज्यादा दुखी हो जाती। दादी अम्मा के चेहरे पर चिंता और अनुभूति की झलक थी। उसने कहा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? राम प्रसाद ने सिर झुकाते हुए कहा, कैसे लाता अम्मा, ना तो मेरे पास पैसे थे, ना कपड़े, ना घर का कोई सामान, क्या लेकर जाता? उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी अम्मा ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने अपनी लाठी संभाली और कहा, राम प्रसाद, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह राजेश को मेरे पास भेज देना, मैं उसे कपड़े दूंगी और थोड़ा सामान भी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। राम प्रसाद की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागी और वह बोला, अम्मा, तुम तो भगवान हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जा सकती है। तू राजेश को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशी जरूर आएगी, बस तू हिम्मत मत हार। राम प्रसाद ने सिर हिलाया और दादी अम्मा के सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए घर चला गया। सुबह सुबह राजेश को बुलाकर राम प्रसाद ने उसे सारी बात बताई। राजेश पहले तो नकारा, लेकिन फिर तैयार हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा से कपड़े और थोड़ा सामान लेने दादी अम्मा के घर चला गया। राजेश, जो अक्सर अपने घर की गरीबी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि बूढ़ी औरत ने उसे अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए कपड़े और सामान दिए हैं, लेकिन राजेश का दिल थोड़ा घबराया हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी सच में इस घर में खुश रहेगी? क्या वह इस गरीबी को सह पाएगी? लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे अपने घर में खुशी लानी है तो यह कदम उठाना पड़ेगा। राजेश ने जल्दी जल्दी तैयार होकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए। बूढ़ी औरत उसे बड़े स्नेह से मिली। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और निश्चिंता थी, जैसे उसे विश्वास था कि राजेश का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उसने राजेश को अच्छे कपड़े दिए, कुछ बर्तन और जरूरी सामान दिया और कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ,
अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ, घर में खुशहाली लाने का यही समय है। राजेश ने कपड़े पहनकर और सामान लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता जा रहा था, क्या मेरी पत्नी यह सब समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को लेकर मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? आखिर राजेश अपनी ससुराल पहुंच गया। राजेश की ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। ससुराल वाले उसे देखकर खुश थे, लेकिन राजेश की पत्नी को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि उसके पति के साथ आए सामान में कितनी कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखेंगे? क्या वे मेरे पति की गरीबी को लेकर हंसी उड़ाएंगे? लेकिन ससुराल वालों ने उसे मनाया और कहा, तुम वापस जाओगी तो तुम्हारा घर भी फिर से रोशन होगा। यह सामान थोड़ा कम है, लेकिन उनकी खुशियां बड़ी हैं। राजेश एक दिन ससुराल में बिताने के बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। दोनों को एक नया विश्वास मिला था, लेकिन पत्नी के मन में बहुत सारे सवाल थे। राजेश की पत्नी ने घर लौटते ही देखा कि उसका घर बहुत छोटा था और यह कोई भी लड़की अपने सपने के अनुसार नहीं चाहती। घर में कमरा भी छोटा था, रसोई भी साधारण थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। घर में कोई भी योजना नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब राजेश और उसकी पत्नी घर लौटे तो पत्नी ने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा था। बर्तन इधर उधर फैले हुए थे, रसोई का काम अधूरा था और बिस्तर भी अस्त व्यस्त थे। राजेश और उसकी पत्नी के बीच चुप्पी छाई हुई थी। पत्नी ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि घर को ठीक करना और यहां रहने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके घर की सफाई शुरू करेगी। उसने धीरे धीरे घर के हर कोने को देखा, सफाई शुरू की और रसोई में बर्तन धुलने लगी। जब राजेश खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से बदल चुका था। बर्तन धोकर सफाई करके घर को सुंदर और व्यवस्थित किया गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। राजेश की पत्नी ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपने जैसा महसूस हो रहा है। अगर हम सब मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के लोग एक जगह बैठे थे तो राजेश की पत्नी ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा रहेगी। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। पहले घर की सफाई, फिर घर के काम, फिर अपनी फसल और व्यवसाय की ओर ध्यान देना होगा। राम प्रसाद, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने अपनी बहू की बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, मगर हमारे पास तो साधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करेंगे। राजेश की पत्नी ने कहा, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बहू के सिर पर हाथ और कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बनेगा। अगले दिन से राजेश और उसकी पत्नी ने घर के सभी कामों में हिस्सा लिया। सबसे पहले राजेश ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। पत्नी ने घर की सफाई को रोज की आदत बना लिया। घर का माहौल अब बदलने लगा था। रसोई में हर चीज व्यवस्थित होने लगी। बर्तन अब कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता था। राजेश की पत्नी ने खेत में नई फसल लगाने का विचार किया। कुछ समय पहले रामप्रसाद के पास एक छोटी सी जोत थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली का माहौल था। खेतों में अब अधिक फसल उगने लगी थी। रोटी पहले कम थी, अब भरपूर होती थी। रामग ने महसूस किया, बेटा, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। राजेश की पत्नी ने कहा, अगर हम सब एक साथ रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और मेहनत है। राजेश के पिता रामप्रसाद अब घर की स्थिति में बदलाव लाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे थे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, आप हर दिन मेहनत करके काम से लौटते हैं तो कुछ ना कुछ सामान जरूर लाया कीजिए। घर में हमेशा कोई ना कोई चीज होनी चाहिए।
नहीं तो घर में खाली हाथ आने से मन भी उदास रहता है। रामप्रसाद, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के अच्छे सुझावों से प्रेरित थे, यह सोचकर मुस्कुराए। ठीक है, अब मैं आज से ऐसा ही करूंगा। अब रामप्रसाद हर रोज काम से लौटते वक्त कुछ ना कुछ सामान लेकर घर आते थे। कभी वह घर की जरूरी चीजें लाते, कभी कोई छोटा सा तोहफा। घर में चीजें बढ़ने लगी और सबको अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन वह बिना किसी सामान के लौटे। बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? रामप्रसाद थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ नहीं मिला बहू, बस यह मरा हुआ सर्प ही मिला, इसे ले आया। रामप्रसाद ने सर्प को एक कोने में रख दिया और अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन उसकी बाहर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए सर्प का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक चिलगिद्ध उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में तेजी थी और वह दूर दूर तक अपनी नजरें फैलाए हुए था। अचानक उसकी नजरें उस कच्चे मकान पड़ी जहां रामप्रसाद और उसका परिवार रहते थे। वह नीचे झांकते हुए देखता है कि वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। चिल ने इसे अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए उस मरे सर्प को अपने साथ ले लिया। लेकिन हवा के झोंके से चिल की चोंच में से कुछ गहनों का हार फिसल कर गिर गया। वह हार सीधे उसी कच्चे मकान के आंगन में गिरा जहां रामप्रसाद का परिवार रहता था। रामप्रसाद की बहू, जो अभी भी सोच रही थी कि सर्प का क्या करे, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चीख पड़ी, पिताजी, पिताजी देखिए, तो क्या यह हार आपके घर गिरा है? रामलाल ने भी देखा और बोला, यह क्या है? यह तो कोई गहना है। वह हार सोने का था और उसके ऊपर बारीक कारीगरी से रानी के राज्य का प्रतीक बना हुआ था। बहू ने हार को उठाया और ध्यान से देखा तो समझ गई कि यह कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कीमती हार था। बहू ने हार को रामप्रसाद को दिया और कहा, पिताजी, यह हार कुछ खास लग रहा है। लगता है कि यह किसी अमीर परिवार का है। क्या यह हार रानी का हो सकता है? रामप्रसाद ने हार को ध्यान से देखा और कहा, बहू, यह हार सच में बहुत खास है। ऐसा लगता है कि यह किसी रानी का है, लेकिन यह हमारे पास कैसे आया, यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इस हार को देखकर दोनों को समझ में आया कि कुछ विशेष होने जा रहा था। यह हार, जो एक दुर्लभ घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता था। पिताजी, बहू ने कहा, हमें इस हार के बारे में और सोचना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है और हम इसे रानी के पास वापस लौटा सकते हैं। रामप्रसाद ने सोचा, अगर यह हार सच में रानी का है तो इसे वापस लौटाना हमारी इज्जत और हमारे आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन रामप्रसाद और उसकी बहू ने निर्णय लिया कि वे हार को रानी तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक वे इस मामले में निपट नहीं लेते, तब तक किसी को इस हार के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन उनके पास अभी भी यह सवाल था कि हार रानी के पास कैसे पहुंचेगा। क्या इस हार का कोई गहरा राज छिपा था? क्या यह हार उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था? यह सब सवाल अब रामप्रसाद और उसकी बहू के मन में घूम रहे थे, लेकिन वे जानने के लिए तैयार थे कि हार के माध्यम से उनका जीवन कैसे बदलने वाला है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रामप्रसाद के घर में बदलाव आ चुका था, लेकिन उस बदलाव के पीछे उसकी बहू की चतुराई और सोच का हाथ था। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिसे लागू करने से हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। रामप्रसाद ने उत्सुकता से कहा, क्या योजना है? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही हार जो हमारे घर आया है वह राजा के खानदान का है। वह हार उसकी बहुमूल्य धरोहर है और हमें उसे वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। रामप्रसाद हैरान होकर बोले, यह तो एक नया विचार है बहू, लेकिन आप सोचें ऐसा कैसे होगा? अगले दिन रामप्रसाद ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर महल की निकल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कैसी काम करेगी। वह महल पहुंचे और राजा से मिले। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रामप्रसाद ने अपना झूठा परिचय दिया और कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और मुझे आपकी चिंता का हल पता है। आपके महल में जो हार गायब हुआ है वह मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। राजा हैरान होकर बोले, तुम सच कह रहे हो तो यह बता
कि वह कहां है। रामप्रसाद ने बिना हिचकचाए कहा, महाराज, वह हार आपके ही महल के पीछे है। एक चिल ने उसे उड़ा लिया था और वह आपको वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक योजना लागू करनी होगी। राजा चौंक हुए पूछा, क्या योजना है? रामप्रसाद ने कहा, आप महल के पीछे के सैनिकों को हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको वापस मिल जाएगा। राजा ने सोचा, अगर यह साधु सच बोल रहा है तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा, और उसने रामलाल की बात मान ली। अगले दिन रामप्रसाद राजा महल के पीछे गए, जहां वह हार छुपा हुआ था। जैसे ही राजा ने देखा, वह हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा बहुत खुश हुआ और रामप्रसाद से कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचाया। अब तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। रामप्रसाद ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आपके नगर में ही रामप्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही गरीब है। अगर आप उसकी कुछ मदद कर देते तो आपकी महान दया होगी। राजा ने साधु यानी कि रामप्रसाद की बात सुनी और कहा, बस इतनी सी बात है, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। अगले ही दिन राजा ने रामप्रसाद को अपने राजमहल में बुलवाया और कहा, रामप्रसाद, तुम्हें क्या चाहिए? रामप्रसाद ने कहा, महाराज, इस साल जो भी फसल मेरे खेतों में हो, वह फसल आपको अच्छे दामों में मेरी खरीदनी होगी। राजा मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात। फसल तो मैं तुम्हारी खरीद ही लूंगा, लेकिन उसके अलावा तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बताइए। रामप्रसाद ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक गरीब हूं और गरीब को क्या चाहिए? कुछ खाने और कुछ जरूरत की चीज मिल जाती तो बहुत मदद हो जाती। राजा ने रामप्रसाद से कहा, बस और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? रामप्रसाद ने कहा, जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामप्रसाद अपने घर लौट आया। उसकी बहू ने पूछा, पिताजी, आप राजा के यहां गए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा? रामप्रसाद ने अपनी बहू को सारी बातें बता दी जो उसने राजा से की थी। बहू ने कहा, पिताजी, अगर आप राजा से कुछ मांग लेते तो हमारी और भी मदद हो जाती। रामप्रसाद ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बेटा, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे के दिए हुए सहारे से हम कब तक जरूरत पूरी करेंगे? हमें भी तो अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। बहू ने कहा, जैसा पिताजी आप सही समझे। लेकिन अगले ही दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बहुत सारा सोना चांदी और सामान रामप्रसाद के कच्चे मकान में भेज दिया। लेकिन अब मकान में जगह नहीं थी सामान रखने के लिए। राजा ने रामप्रसाद का मकान भी अच्छा बनवा दिया। अब रामप्रसाद के तीनों बेटे और बहू गरीबी से बाहर आ चुके थे। अब रामप्रसाद को अपने जीवन में कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी। एक दिन रामप्रसाद बूढ़ी दादी अम्मा के पास गया और कहा, अम्मा, आपने सही कहा था कि घर में औरत का होना बहुत जरूरी होता है। औरत अगर सही हो तो घर की गरीबी दूर हो जाती है। देखो, मेरे घर में खुशी और समृद्धि दोनों आ चुकी है। रामप्रसाद ने बूढ़ी दादी अम्मा को धन्यवाद किया और कहा कि आपका बताएं ही रास्ते पर चलने से हमारे घर में रौनक लौट आई है और हम गरीबों से मुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।